गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, दो भी आ सकते हैं पर एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा। और वो कहाँ से मेनली जो पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, या तो आईपी से पूछा जाता है या साइज से पूछा जाता है। मेनली इन दो जगह से ही पूछा जाता है और अपने को पूरा चैप्टर क्लियर करते हुए चलना है। इजी चैप्टर है, कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके बाद पूरा चैप्टर इजी वे से आपसे हो जाएगा। आज पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसने किसने कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने को ध्यान रखना है और उनकी ट्रिकें भी अपन याद करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बारे में जो बात की उसमें बात करते हैं अपन डॉबिनियर की। सबसे पहले बात करते हैं की त्रिक, डॉबिनियर की त्रिक। इसने क्या बताया, डॉबिनियर ने क्या बताया, इसने ज्ञात तत्वों को तीन तीन ग्रुप में समूहों में बांटा और उन तीन तीन समूहों को क्या बोला, त्रिक बोला। और इसने बताया कि पहले तथा तीसरे तत्व के औसत परमाणु भार, पहले तथा तीसरे तत्व के औसत परमाणु भार किसके बराबर होता है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के इक्वल होता है। इसने ज्ञात तत्वों को तीन तीन तत्वों के समूह में बांटा, तीन तीन तत्वों के समूह में बांटा, जिसे त्रिक कहा, जिसे त्रिक कहा, तथा बताया कि पहले तथा तीसरे तत्व, पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके परमाणु भार के लिए बात करें, इसका 7, इसका 39, इसका अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन कहें सोडियम एटॉमिक वेट इक्वल टू 7 + 39 अपॉन 2 कितना आएगा, 23। तो ये किसका आ गया अपने पास, सोडियम का एटॉमिक वेट आ गया। तो इससे कहने का मतलब हो गया पहले तथा तीसरे तत्व के औसत परमाणु भार का मान सेकंड तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। अब बेटा जो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछता है, वो आपको पूछता है कौन सी त्रिक है या कौन सी नहीं है, चाहे वो पहले के काउंट किए ज्ञात तत्वों में बात कर रहा है या अभी बात कर रहा है। तो अपने को इसका सीधा सा एक तरीका अपनाना है, वो अभी के तत्वों में पूछ ले कि डॉबिनियर की त्रिक किस में लागू हो रही है, किस में लागू नहीं हो रही। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए जैसे मैं प्रथम वर्ग के लिए बात करता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यदि परमाणु भार में अंतर समान है, यदि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक में अंतर समान है तो वो डॉबिनियर की त्रिक को रिप्रेजेंट करेगा, वरना प्रतिष्ठित नहीं करेगा। जैसे अपन ने देखा इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 3, 11 एंड 19। यहां अंतर कितना है बेटा जी, 8, यहां अंतर कितना है बेटा जी, 8।
तो ये डोमिनियर की त्रिक होगी, ये डोमिनियर की त्रिक होगी। यहां बात करें, यहां अंतर कितना आएगा 18 और यहां अंतर कितना आएगा 18, तो ये भी कौन पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम भी डोमिनियर की त्रिक होगी। परंतु अगर आपको बात करें क्या सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम डोमिनियर की त्रिक है, तो ये डोमिनियर की त्रिक नहीं है, क्योंकि यहां अंतर कितना बेटा जी 8 का है और यहां अंतर कितना बेटा जी 18 का है, तो ये डोमिनियर की त्रिक नहीं होगी, ये डोमिनियर की त्रिक नहीं होगी। तो अपन बात करें, दोबारा बात सुनना, कि यदि परमाणु क्रमांक में अंतर समान आ रहा है अपने पास, जैसे यहां पर कितना है 8 8, तो ये डोमिनियर की त्रिक हो गई, जबकि यहां 18 और 18 ये डोमिनियर की त्रिक नहीं होगी। तो अपन ये कहें जहां अंतर समान मिलेगा, जहां अंतर समान मिलेगा वह डोमिनियर की त्रिक होगी, और जहां अंतर समान नहीं होगा वो डोमिनियर की त्रिक नहीं होगी। ऐसे ही अपन सेकंड वर्ग में देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो देखा यहां परमाणु क्रमांक 4 12 20, अंतर कितने का बेटा 8, यहां भी अंतर कितने का 8, तो ये क्या है एक डोमिनियर की त्रिक है। और ऐसे ही अपन इनमें देखेंगे, यहां भी कितना आएगा 18 का अंतर आएगा और यहां कितना का होगा 18 का अंतर होगा, ये भी डोमिनियर की त्रिक होगी। जबकि इनके लिए बात करता है ये डोमिनियर की त्रिक नहीं होगी, ये डोमिनियर की त्रिक नहीं होगी। ये बात की अपने किसके बारे में, एस ब्लॉक के बारे में, किसके बारे में, एस ब्लॉक के बारे में। यही बात अपन अगर पी ब्लॉक के लिए करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहां अंतर अपन देखेंगे कितने का आएगा बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 17, कितना है 8, जबकि यहां देखेंगे 35, तो यहां अंतर कितना आ रहा है 18 का, तो ये डोमिनियर की त्रिक नहीं होगी। जबकि यहां अगर अपन देखें तो यहां अंतर कितने का आएगा 18 का ही आएगा, तो अपने पास ये डोमिनियर की त्रिक हो जाएगी। कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऐसे अपन किसमें देखेंगे, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, एंटी, तो ये डोमिनियर की त्रिक होगी, जबकि ये डोमिनियर की त्रिक नहीं होगी। तो अपन ये बोल सकते हैं जो एस ब्लॉक है, जो एस ब्लॉक है आज के ज्ञात तत्वों में, अगर एस ब्लॉक में देखा जाए तो एस ब्लॉक में एक वर्ग में दो दो त्रिक प्राप्त हो रही हैं, जबकि पी ब्लॉक में एक वर्ग में सिर्फ एक त्रिक अपने को प्राप्त हो रही है। तो ये त्रिक पता करने का सामान्य सा एक तरीका था, आपके पास बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी कमियां क्या थी, डोमिनियर की कमियां क्या थी। डोमिनियर की कमियां ये थी कि सभी तत्वों का त्रिक बनाना संभव नहीं था। तो कमियों में आप लिख लें, सभी तत्वों की त्रिक बनाना संभव नहीं था। कमियां, सभी तत्वों की त्रिक बनाना संभव नहीं था, सभी तत्वों की त्रिक बनाना संभव नहीं था, इसलिए ये कैसा हो गया, ये नियम फ्लॉप हो गया, असफल रहा। परंतु आज भी इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से डोमिनियर की त्रिक कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो इसके लिए अपने सीधी से एक त्रिक आ गई, क्या उस ट्रिक में अपन ने क्या देखा कि यदि अंतर समान है, परमाणु क्रमांक में बता रहा हूं मैं, किसमें, परमाणु क्रमांक में यदि अंतर समान है तो वो त्रिक बन जाएगी, अगर परमाणु क्रमांक में अंतर समान नहीं है तो वो त्रिक नहीं बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूलैंड का अष्टक नियम। बेटा अष्टक नियम आपके सामने दो आएंगे, एक अष्टक नियम की बात करेंगे अपन किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे, वहां अपन बात करेंगे लुईस के अष्टक नियम। कंफ्यूज नहीं होना अपने को, लुईस का अष्टक नियम और ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम। लुईस का अष्टक नियम क्या कहता है, पहले उसके बारे में बात कर ले, इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। लुईस का अष्टक नियम ये कहता है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल प्रकृति के होते हैं। मैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात कर रहा हूं, लेकिन सॉरी
लुईस के एस्टिक नियम की बात कर रहा हूं, न कि न्यूलैंड के एस्टिक नियम की बात कर रहा हूं। पहली बात क्या बोली अपने कि अपन एस्टिक नियम की बात करें किसके, लुईस के। उसने ये बोला कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी परिवर्ती का होता है, और जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये किसका था, लुईस का अष्टक नियम था, जो अपने पास आगे केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। अब बात करें न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम जब दिया था उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। न्यूलैंड ने यह बोला यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो आने वाला 8वां तत्व, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो आने वाला 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो न्यूलैंड ने क्या बोला, लिखें, इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो आने वाला 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। क्या बोला, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, किसके लिए बात करनी है अपने को, परमाणु भार के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो ये किस पर आधारित थी, ये भी परमाणु भार पर ही आधारित क्लासिफिकेशन था। किस पर आधारित था, परमाणु भार पर ही आधारित था। ये किसके हिसाब से, जैसे अपन गाना सारे गामा पान पाधीना, उसी हिसाब से परमाणु भार का 8वां तत्व क्या होता है, बढ़ते परमाणु भार के साथ व्यवस्थित किया तो आने वाला 8वां तत्व पहले के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। जैसे अपन देखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन नहीं लिखेंगे क्योंकि नियोन की डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुई थी, तो नियोन अपन ने नहीं लिखा। इधर आया 8वां तत्व कौन हो गया, सोडियम। 8वां तत्व कौन हो गया, सोडियम हो गया। तो सोडियम के गुण कैसे थे, लिथियम के समान कुछ मात्रा में। जैसे ये हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, LiOH, ये कैसे बनाता है, NaOH। इनके बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे बात करें, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके आगे ये नियम लागू नहीं हुआ। ये नियम कहां तक लागू हुआ, ये नियम कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कहां तक लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, क्योंकि बाद में कौन आने लग गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने लग गए कैल्शियम के बाद में। तो उनमें वो कितने आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, 10 आएंगे एक साथ। एक साथ 10 आएंगे तो आने वाला 8वां तत्व उन गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अपन कहें कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक लागू हुआ, कैल्शियम तक लागू हुआ। परंतु इसकी कमियों में अगर बात की जाए तो अक्रिय गैसों की खोज के बाद में पूर्णतः फेल हो गया, असफल हो गया। तो इसकी कमियों में लिखें, यह कैल्शियम तक लागू हुआ। कहां तक लागू हुआ, कैल्शियम तक लागू हुआ। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्वों पर यह लागू नहीं हुआ। अक्रिय गैसों, अक्रिय
गैसों की खोज के बाद, अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये हैं पूर्णतया असफल हो गया। यह पूर्णतया असफल हो गया। अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह पूर्णतया असफल हो गया। किसके कारण बेटा? क्यों? इस बार आने वाला आठवां तत्व कौन हो गया? इस बार आने वाला आठवां तत्व अक्रिय गैस हो गया। कैसा हो गया? अक्रिय गैस हो गया। अक्रिय गैस और पहले वर्ग के तत्वों में रात दिन का अंतर है। दोनों गुणों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पूर्णतः एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसलिए ये अक्रिय गैस की खोज के बाद में पूर्णतः असफल हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं लोथरमेयर का वक्र। लोथर मेयर का वक्र। लोथर मेयर का वक्र क्या है? लोथर मेयर ने परमाणु आयतन तथा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन तथा परमाणु द्रव्यमान के बीच में एक ग्राफ बनाया। तो सबसे पहली बात, लोथर मेयर ने परमाणु आयतन तथा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन तथा परमाणु द्रव्यमान के मध्य वक्र बनाया। किसके मध्य? परमाणु आयतन तथा परमाणु द्रव्यमान के मध्य एक वक्र बनाया तथा उसमें तत्वों की स्थिति निश्चित की। यहां क्या रखा? परमाणु आयतन, और यहां क्या रखा? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु आयतन तथा परमाणु द्रव्यमान, और एक ग्राफ बनाया। उसने उच्चतम स्तर पर, किस पर? उच्चतम स्तर पर यहां पर किसको रखा? अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को, मतलब क्षार धातुओं को रखा तथा इस जगह पर जहां पर ढलते क्रम में किसको रखा? बढ़ते अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पर किसको रखा? अत्यधिक क्रियाशील अधातुओं को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो अपन कहें लोथर मेयर ने जो ग्राफ के टॉप पॉइंट थे, शिखर पॉइंट थे, उस पर किसको रखा? क्षार धातुओं को। तो यहां पर लिख ले पॉइंट बनाकर, शीर्ष बिंदु पर, शीर्ष बिंदु पर क्षार धातुओं को, शीर्ष बिंदु पर क्षार धातुओं को, या फिर बोल सकते हैं अत्यधिक क्रियाशील, अत्यधिक
क्रियाशील धातुओं को, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को रखा। शीर्ष पॉइंट पर किसे रखा? अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को अवरोही क्रम पर आरोही क्रम पर ग्राफ के तल में, ग्राफ के तल में अवरोही क्रम पे अपन ने देखा किसको उसने रखा है, अवरोही क्रम पर जो ढलता क्रम है उस पर किसने रखा है? ये अवरोही क्रम हो गया। इस पर किसको रखा है? क्षारीय मृदा धातुओं को, क्षारीय मृदा धातुओं को कहां पर? अवरोही क्रम पर। आरोही क्रम पर किसे रखा? अत्यधिक क्रियाशील, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को, अधातुओं को, अत्यधिक क्रियाशील अधातुओं, अत्यधिक क्रियाशील अधातुओं जैसे हैलोजन, किसको रखा? हैलोजन को रखा। तल, ग्राफ के तल में किसको रखा? ग्राफ के तल में भारी धातुओं को, किसको रखा? भारी धातुओं को ग्राफ के तल में रखा। तो यहां पर कौन होगी? भारी धातुएं, जैसे डी ब्लॉक तत्व हो गए, या फिर अपन बोले उप धातुओं को भी यहीं रखा, भारी धातुओं तथा उप धातुओं को। ठीक है। अब इसकी कमियां क्या थी? ग्राफ का अध्ययन करना आसान नहीं था। ग्राफ का अध्ययन करना आसान नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी बेटा जी यह परमाणु भार पर आधारित लास्ट आवर्त सारणी थी। इसके बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी आई या आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आया, ये सारे किस पर हो गए? ये सारे परमाणु क्रमांक पर। तो आपको पूछे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है। तो और लोथरमेयर ने भी क्या किया था? परमाणु आयतन तथा परमाणु भार के बीच ग्राफ खींचा था। यहाँ पर अपन ने क्या लिया था? परमाणु भार लिया था, और उधर क्या लिया था? परमाणु आयतन लिया था। डॉबिनियर ने भी कितनी बनाई थी? परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। और न्यूलैंड ने भी क्या बताया था? परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था तत्वों को। तो मेंडलीफ ने भी क्या किया? परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने बताया तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म। मेंडलीफ ने बताया कि तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म
उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये भी मेन चीज अपन ध्यान रखें, क्या? परमाणु भार। किस पर? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये स्पेशल अपने को ध्यान रखना है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। मेंडलीफ ने तत्वों को क्या किया? सर्वप्रथम आवर्त तथा मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त तथा वर्गों में विभाजित किया। मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त तथा वर्गों में विभाजित किया। मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त तथा वर्गों में विभाजित किया। मेंडलीफ ने कुल 7 आवर्त तथा 8 वर्ग बनाए। मेंडलीफ ने कुल 7 आवर्त तथा 8 वर्ग बनाए। वह 1 से 7 तक के वर्ग को 1 से 7 तक के वर्ग को उपवर्ग ए तथा बी में बांटा। उपवर्ग ए तथा बी में बांटा। क्या हुआ? मेंडलीफ ने कुल 7 आवर्त तथा 8 वर्ग बनाए। वह 1 से 7 तक के वर्ग को उपवर्ग ए तथा बी में बांटा, जबकि 8वें वर्ग को 3 पालियों में विभाजित किया। 8वें वर्ग को 3 पालियों में विभाजित किया। कितनी पालियों में? 3 पालियों में विभाजित किया। नेक्स्ट बात करें, मेंडलीफ ने कुछ रिक्त स्थान छोड़े। मेंडलीफ ने कुछ अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े। क्या किया? मेंडलीफ कुछ अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े तथा उनकी भविष्यवाणी की। जैसे ए का बोरोन। क्या? ए का बोरोन किसे कहा? स्कैंडियम को। स्कैंडियम के लिए बोला। ए का सिलिकॉन, ए का एल्युमिनियम, ए का मैग्नीज। ये नाम दिए, ए का बोरोन, ए का एल्युमिनियम, ए का सिलिकॉन और ए का मैग्नीज। इसको किसके लिए बोला? गैलियम के लिए। और ये किसके लिए बोला? जर्मेनियम के लिए। और ये किसके लिए बोला? टेक्नीशियम के लिए। तो इन तत्वों के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो इसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया था उसने। स्कैंडियम उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसका नाम बोल दिया था क्या? ए का बोरोन। कि जो बोरोन के ये आएगा वो ए का बोरोन नाम दिया उसका। इसके लिए क्या बोला? ए का सिलिकॉन। इसके लिए बोला ए का एल्युमिनियम। इसके लिए बोला ए का मैग्नीज। ये चारों उस टाइम डिस्कवर्ड
नहीं थे, पर इनके बारे में बता दिया था कि इनकी उन गुणों में समानता किसके हिसाब से होगी, इन दूसरे तत्वों के हिसाब से होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। मेंडलीफ ने कुछ तत्वों के परमाणु भार में भी मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया। कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया। कौन से तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया? बेरिलियम, इंडियम तथा यूरेनियम। एग्जाम्पल, बेरिलियम, इंडियम एंड यूरेनियम। बेरिलियम, इंडियम तथा यूरेनियम के परमाणु भार में सुधार किया इसने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मेंडलीफ की कमियां क्या थी? पहले पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं इसकी। पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, उस पीरियोडिक टेबल में बताएंगे इसकी कमियां क्या क्या थी। पीरियोडिक टेबल बनाते हैं इसके। सात आवर्त लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8 वर्ग लिया, जिसमें क्या थे बेटा? 3 लोब थे। उनके लिए बात करते हैं। ये ग्रुप फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 एंड 8। ये 8 नंबर ग्रुप था। ए से बी को, फर्स्ट ग्रुप को ए बी, इसको भी ये है ए, ये बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी एंड ये भी ए एंड बी। उपवर्ग है। इसमें रखा अपने हेली ना के रब साजे फ्रांस में, सॉरी, देखो फर्स्ट ए में किसे रखा गया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम को रखा गया। जबकि अपन बात करें फर्स्ट बी में किसको रखा गया? फर्स्ट बी में बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं थे।
फर्स्ट बी में कौन था? कॉपर, एजी एंड एयू। कॉपर, एजी एंड एयू थे किसमें? फर्स्ट बी में। अगर सेकंड ए की बात की जाए तो सेकंड ए में कौन था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम था। जबकि यहां कौन था? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो आपको पूछे, अभी भी अपन देखते हैं सेकंड बी किसको बोला जाता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी को वाष्पशील धातुएं, वाष्पशील धातुएं कहा जाता है। आगे याद रखना, ये वाष्पशील धातुएं अपन आगे मेटलर्जी पढ़ेंगे, उसमें आएगी आसवन विधि। उस आसवन विधि में अपन कहेंगे ये उन धातुओं के लिए यूज किया जाता है जिनके क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो किसमें भी चेंज हो जाते हैं, वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं इनके जिंक, कैडमियम, मरकरी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड वे में। किसको रखा गया? बोला, अली, गया, इंडियन, टीलू। फोर्थ ए में किसे रखा गया? काम से गए शंकर प्रभु। फिफ्थ ए में सिक्स्थ ए में इनको रखा गया। और यहां कौन थे? इसमें कौन था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, पे, कोनी, पीडी, पीटी, पीडी एंड पीटी, निकल, पीडी, पीटी। तो ऐसे इस तत्वों को अरेंज किया गया। अब उसकी कमियां क्या क्या थी, यहीं से देखते हैं उसकी कमियां क्या क्या थी। कमियों में बात करें, यहां लिखें, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा। क्या किया? एक स्थान पर रखा गया। कैसे? देखो बेटा जी, पोटेशियम के साथ कॉपर, रुबिडियम, एजी, सीजियम, एयू, इनके गुणों में कोई भी समानता नहीं थी। इनके लिए बात की जाए, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कॉपर, एजी, एयू, इनके लिए बात करें अपन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं थी। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या था? कम था। मुलायम थी। कैसी थी? मुलायम थी। तो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं थी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था एंड मुलायम थी। जबकि इनके लिए बात की जाए, कॉपर, एजी एंड एयू, कम क्रियाशील, या अपन बोले अक्रिय धातुएं थी। क्या बोले? अक्रिय धातुएं थी। ये तो कम क्रियाशील या अक्रिय धातुएं। अक्रिय धातुएं हैं कौन? एयू एंड पीटी। आगे बात करते हैं।
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक व गलनांक उच्च थे, कठोर थी। आगे फिर बताऊंगा, याद रखना, इनको सिक्का धातुएं भी बोला अपने, कॉपर एजी एयू को सिक्का धातुएं भी बोला गया। पुराने जमाने में इनसे किनका निर्माण किया जाता था? पुराने जमाने में इनसे सिक्कों का निर्माण किया जाता था। पुराने जमाने में किसका? सिक्कों का निर्माण किया जाता था। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कॉपर एजी एयू। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, इसने असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया, सॉरी, असमान गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। इसके गुण अलग थे, इसके गुण अलग थे। नेक्स्ट बात करें, यहां लिखते हैं एयू एंड पीटी के लिए बात करें। एयू कहां पड़ा अपने पास? स्टार्टिंग में, जबकि पीटी कहां पड़ा अपने पास? लास्ट में। एयू कहां पड़ा अपने पास? स्टार्टिंग में, एंड पीटी कहां पड़ा अपने पास? लास्ट में। जबकि दोनों के गुणों में बिल्कुल पूरी समानताएं थी। यहां क्या थी? असमानताएं, जबकि यहां क्या है? समानताएं। दोनों क्या हैं? अक्रिय धातुएं। बेटा जी, एक तो होता है अक्रिय गैसें और एक होता है अक्रिय धातुएं। अक्रिय धातुएं जो किसी अम्ल और क्षार से अभिक्रिया नहीं करती, ये केवल और केवल एक्वारेजिया में, किसमें? एक्वारेजिया में सोल्यूबल होती है। नीचे लिख लें, केवल एक्वा रेजिया में घुलनशील, आगे ब्लॉक केमिस्ट्री में बात करेंगे इनके लिए। एक्वारेजिया में घुलनशील, एयूएमपीटी अक्रिय धातुएं हैं, केवल एक्वारेजिया में घुलनशील होती हैं। किसमें? एक्वारेजिया में घुलनशील होती हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर। कैसी होती हैं? कठोर प्रवृत्ति की होती है। कौन? एयू एंड पीटी कैसी होती हैं? कठोर प्रवृत्ति की होती है। तो इनके गुणों में समानता थी, जबकि इनको कहां रख दिया? अलग अलग रख दिया। तो अपने पास पॉइंट आ चुके हैं, 2 पॉइंट आ चुके हैं। तो समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा। ठीक है, सेकंड बात करें, मैनलिफ की ये जो पीरियोडिक टेबल थी किस पर आधारित थी? मैनलिफ की पीरियोडिक टेबल है परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर। मतलब बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था, परंतु इसने कुछ स्थानों पर अपने ही नियमों का उल्लंघन किया। मतलब कम परमाणु भार वाले को बाद में रखा तथा ज्यादा परमाणु भार वाले को पहले रखा। तो मैनलिफ ने कुछ स्थानों पर अपने ही नियमों का उल्लंघन किया। मैनलिफ ने कुछ स्थानों पर अपने ही नियमों का उल्लंघन किया। कुछ स्थानों पर अपने ही नियमों का उल्लंघन किया। जैसे आर्गन पोटेशियम के लिए बात करें, आर्गन एंड पोटेशियम की बात करें, अगर इनका परमाणु भार देखें, परमाणु भार किसका ज्यादा होगा? परमाणु भार ऑर्गन का ज्यादा होता है। किससे? पोटेशियम का। 39.1 के आसपास इसका होता है, 39.9 के आसपास इसका होता है। किसका ज्यादा होता है? ऑर्गन का परमाणु भार ज्यादा होता है। फिर भी इसको कहां रखा उसने? पहले रखा। कोबाल्ट निकल तथा TeI, इन सभी स्थानों पर पहले वाले तत्व का परमाणु भार ज्यादा था। किससे? सेकंड वाले तत्वों से। जबकि होना क्या चाहिए था? सेकंड वाले तत्व का परमाणु भार ज्यादा होना चाहिए था। किससे? पहले वाले तत्व से। तो इस जगह इसने उल्लंघन किया। और क्या क्या थी कमियां? इन कमियों को साफ कर रहा हूं मैं। लिख लिया होगा आपने। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, जो तो आज भी नहीं है।
हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान क्या नहीं था? निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान अभी भी क्या था? अनिश्चित था। और धातुओं तथा अधातुओं को अलग अलग नहीं किया। धातुओं तथा अधातुओं को अलग अलग नहीं किया, एक ही स्थान पर रख दिया, उनमें कोई डिफरेंस नहीं किया। उसने धातुओं तथा अधातुओं को अलग अलग नहीं किया। तो ये उस अभी भी एक चीज और, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड जो आज भी चली आ रही हैं, ये दो तीन कमियां हैं जो आज भी चली आ रही हैं। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड का स्थान निश्चित मतलब को लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में नहीं रखा गया, बल्कि आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। कहां रखा गया? आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दी गई। अब ये आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित थी। जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उनको एक स्थान पर ही रखा गया। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट पढ़ें। समस्थानिकों को एक ही स्थान पर समस्थानिकों का परमाणु भार अलग अलग होते हुए भी एक ही स्थान पर रखा गया। समस्थानिकों का परमाणु भार कैसा था? अलग अलग था, फिर भी उन्हें क्या किया गया? एक ही स्थान पर रखा गया, अलग अलग नहीं रखा गया। समस्थानिकों का परमाणु भार अलग अलग होते हुए भी एक ही स्थान पर रखा गया, जबकि ये आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित थी। नेक्स्ट आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं अपन, कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपनी आधुनिक आवर्त सारणी के बाद में जेड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन कि कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो अगली क्लास है, उसमें इंपॉर्टेंट बातें वो स्टार्ट हो जाएंगी। आज वाले में तो हिस्ट्री थी कि कैसे कैसे अलग लिखा गया इनको और क्या क्या कमियां रखी गई। इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि फर्स्ट बी में किसको रखा गया है, सेकंड बी में किसको रखा गया है। वो क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है? एक तत्व है जो थर्ड ए एलिमेंट है, थर्ड ए का है, थर्ड ए मतलब बोला अली गया इंडियन टूल। दूसरा तत्व है जो 6 ए का है, तो उनके बीच में कैसे यौगिक का निर्माण होगा। तो अपने को ये चीजें जरूर याद रखनी है कि अपने को याद नहीं रही थर्ड ए में कौन सा होगा, 6th ए में कौन सा होगा, 5th ए में। तो अपने को कौन सी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है 5th ए, 6th ए एंड थर्ड ए, इनके बारे में तो स्पेशल ध्यान रखें। एंड सेकेंड बी एंड फर्स्ट बी, इनके बारे में तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है। वो कंपाउंड्स पूछता है आपस में रिलेटेड करके, तो इनको बहुत बार पूछता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।